इतिहास के पन्ने हमें बताते हैं कि आज से लगभग 800 साल पहले दिल्ली की गद्दी पर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। एक ऐसे सम्राट की हुकूमत जिनका परचम संपूर्ण उत्तर भारत पर लहराता था। सम्राट पृथ्वीराज का जन्म ईस्वी सन 1166 को गुजरात के पाटन में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर सहित उत्तर भारत की विशाल हुकूमत के मालिक थे। पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 साल की बाल अवस्था में चौहानों की सत्ता सम्राट पृथ्वीराज के हाथों में आई। तो आइए आज हम जानते हैं विदेशी हमलावरों पर कहर बरपाने वाले हिंद के अमर सपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिन्होंने 17 बार विदेशी राक्षसों को पराजित कर जीवित छोड़ दिया और यही दया भाव उनके अंत का कारण बना। उनकी मृत्यु के बाद भारत में पहली बार इस्लामिक सत्ता कायम हुई। उम्मीद है आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा। चलिए शुरू करते हैं। ईस्वी सन 1178 में अपने पिता की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज अजमेर की राज गद्दी पर बैठे। इस वक्त उनका राज्य चारों तरफ से बिखरा हुआ था। उनके सामंत, सरदार और रिश्तेदारों ने पृथ्वीराज को बालक समझकर उनकी रियासत को हड़पना शुरू कर दिया। राज्य के बड़े हिस्से पर सामंतों ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य खड़े कर दिए और फिर यहीं से शुरू हुआ पृथ्वी विजय का वो दौर, जब पृथ्वीराज एक प्रलय की भांति अपने शत्रुओं के विनाश पर उतर आए। उन्होंने गुरुग्राम में अपने चाचा की संपूर्ण सेना को उखाड़ फेंका, पराजित सैनिकों के सर काटकर अजमेर किले पर लटका दिए। इस मृत्यु के खेल में पृथ्वीराज को अपने चाचा सहित कई सौ गद्दारों को मार डालना पड़ा और इस तरह उन्होंने चौहानी सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। उन्होंने अपने विजयी रथ को यही नहीं रोका, बल्कि अपने पड़ोसी राज्यों पर ऐसा सतत अभियान चलाया कि कुछ ही वर्षों में चौहानों की हुकूमत का परचम राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की धरती तक लहराने लगा। अपनी सत्ता को इस कदर मजबूत करने के बाद सम्राट ने उत्तर की सभी बड़ी बड़ी रियासतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने शुरू किए। उन्होंने ज्ञात कुल 13 विवाह किए और हर विवाह के साथ उनकी ताकत में इजाफा होता गया। उत्तर भारत की हर रियासत को या तो किसी रिश्ते से या अपनी ताकत दिखाकर सम्राट ने बड़ी बड़ी ताकतों को अपने छत्र के नीचे लाकर एक कर दिया। देखते ही देखते पृथ्वीराज ने उत्तर के एक बड़े हिस्से पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया। 4 वेद और 14 भाषाओं के ज्ञानी, 3 लाख योद्धाओं की विराट सेना को नेतृत्व देने वाले उत्तर भारत में अपनी हुकूमत के झंडे गाड़कर मध्य भारत की रियासतों में प्रवेश किया। उन्होंने दिल्ली, गंगा और उत्तर के व्यापार पर नियंत्रण पाने के लिए कन्नौज के गढ़वालों की सत्ता पर सीधे धावा बोला। पृथ्वीराज ने यमुना को पार कर दिल्ली में अपनी सेना को उतारा और अपने नाना से दिल्ली की सत्ता हासिल की। उन्होंने सरयू की धाराओं को चीरकर अपनी प्रेमिका और राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से विवाह कर पूर्व के राजाओं को धमकाया। इतिहास की किताबों में सम्राट पृथ्वीराज के कई युद्धों का जिक्र मिलता है। उन्होंने महोबा, गुरुग्राम, कन्नौज और गुजरात के भयानक युद्धों में अपनी विजय के नगाड़े बजाए। पर मुख्य रूप से एक आक्रमणकारी के साथ सम्राट के कुल 18 युद्ध हुए। 17 युद्धों में सम्राट विजयी हुए, पर 18वां युद्ध उनकी मृत्यु का कारण बना। ईस्वी सन 1191 नवंबर की सर्द हवाओं के बीच सम्राट ने अपनी सेनाओं के साथ पंजाब पर चढ़ाई कर दी। अफगान हमलावर मोहम्मद गोरी भारत में प्रवेश कर चुका था। उसने अफगान से पंजाब तक बर्बादी की वो कहानी लिखी जिसमें उसने कईयों हिंदू राजाओं की लाशों के ताबूत खड़े कर दिए। रियासतों को तबाह करते हुए गोरी अपने विशाल लश्कर के साथ आगे बढ़ता रहा और भटिंडा के किले तक जा पहुंचा। यही वो किला था जहां से पृथ्वीराज के राज्य की सीमा प्रारंभ होती थी। गोरी पृथ्वी के प्रकोप से परिचित था। इसके बावजूद अपने मद में चूर गोरी ने भटिंडा के किले पर आक्रमण कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया, जिसके जवाब में 17 नवंबर सन 1191 को सम्राट अपनी 3 लाख की विराट सेना के साथ पंजाब की धरती पर उतरे और विदेशी सत्ताओं के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने अपनी सेनाओं को 3 तरफ से गोरी के खिलाफ उतारा। पृथ्वीराज स्वयं अपने योद्धाओं के साथ दुश्मन से लोहा ले रहे थे। इस घमासान हमले में पृथ्वीराज ने गोरी की सेना को कसकर मार लगाई और गोरी स्वयं अधमरा होकर गिर पड़ा। चारों तरफ मौत का मंजर देख गोरी ने अपने लश्कर रोक दिए और पंजाब से उल्टे पांव भाग छूटा। तबर हिंद की घाटी में लड़े गए इस युद्ध को तराइन का पहला युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में सम्राट ने सर हिंद के किले तक के इलाके पर अधिकार कर लिया, परंतु अपनी हार के मात्र 1 साल बाद गोरी 1 लाख जंगी सवारों के साथ पुनः हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगा। पृथ्वीराज ने पिछली हार की याद दिलाते हुए गोरी को हिंदुस्तान से वापस लौट जाने को कहा। इस पर चालबाज गोरी ने अपनी सेना को थोड़ा पीछे खींच लिया ताकि वो इस बार छल से पृथ्वी को मात दे सके। अपनी सेना लेकर लौटने के बजाय गोरी ने अंदर ही अंदर अपनी तैयारियां जारी रखी। गोरी मौके की तलाश में था और इधर पृथ्वीराज को लगा कि अब गोरी उनकी बात मान गया है।
पर फिर भी सम्राट ने तराइन के मैदान में ही अपनी सेना का पड़ाव डाले रखा। एक दिन गौरी को खबर मिली कि हिंदू योद्धा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं करते। अधर्मी गौरी को यह मौका मिलते ही सुबह अचानक गौरी ने पृथ्वीराज के पड़ाव पर धावा बोल दिया और भयंकर कत्लेआम मचा दिया। पूजा पाठ में मग्न हिंदवी योद्धाओं को अधर्मी तलवार ने रक्त रंजित कर दिया। सैनिक पड़ाव को चारों तरफ से घेरकर गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज को बंदी बनाया और अफगानिस्तान ले गया, जहां पृथ्वीराज को अपना धर्म न बदलने और गौरी की अधीनता न स्वीकारने के कारण अंधा कर दिया गया। कई यातनाओं को सहते हुए सम्राट को महीनों तक गौरी की कैद में रहना पड़ा। एक दिन अपने मित्र चंद्रबरदाई की सहायता से मौका पाकर सम्राट ने गौरी को मार गिराया और स्वयं सम्राट और उनके मित्र ने भी वैकुंठ में प्रस्थान कर लिया। सम्राट की पराजय के बाद गौरी ने अजमेर, दिल्ली और फिर कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज में इस्लामिक सत्ता की स्थापना के बाद कन्नौज के राजपूतों और ब्राह्मणों ने अपने मूल स्थान को त्याग दिया। आज इनकी पहचान कन्नौज या गोत्र के ब्राह्मण और राजपूत के रूप में की जाती है। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।